नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो किसान में। आपके साथ मैं हूं अंटू सिंह। हेलो किसान आप किसानों का अपना कार्यक्रम, एक लाइव फोन कार्यक्रम है जहां सीधे हम आप किसानों से जुड़ते हैं एक फोन कॉल के माध्यम से। और इस कार्यक्रम में हम खेती किसानी और पशुपालन से संबंधित ऐसे विषय लेकर आते हैं जो कि सीधे हमारे किसानों से जुड़े हुए हैं। तो आज का विषय क्या है, जिससे जुड़े हुए हमारे विशेषज्ञ स्टूडियो में मौजूद रहेंगे और आपके सवाल लेंगे। तो आज का विषय है बदलते मौसम में पशुओं का रख रखाव। साथ ही आपको जानकारी देंगे कि कैसे वैज्ञानिक विधि द्वारा बकरी पालन कर सकते हैं हमारे किसान, हमारे पशुपालक। जी हाँ, बदलते मौसम में पशुओं का विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत होती है क्योंकि मौसम का प्रभाव उनके स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। इसीलिए चाहे उनका खान पान हो या फिर उनका आवास हो या फिर उनका टीकाकरण हो, इन सभी बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है ताकि उनके स्वास्थ्य में गिरावट ना आए और उनकी उत्पादकता ना घटे। और साथ ही हम बात करेंगे बकरी पालन के बारे में भी, क्योंकि ये भी लगातार लोकप्रिय होता जा रहा है और हमारे किसान अगर इसे व्यावसायिक रूप से करें तो ज़्यादा लाभ ले सकते हैं और साथ ही वैज्ञानिक विधि से वो कम लागत में बेहतर मुनाफा भी कमा सकते हैं। तो आइए बताते हैं आपको दो टोल फ्री नंबर जिनके माध्यम से आप हमें संपर्क कर सकते हैं। 1800113060। दूसरा नंबर है 1800113061। टोल फ्री, यानी इन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा, बस फ़ोन उठाएं, हमारे नंबर लगाएं और आज का जो हमारा विषय है उससे जुड़े हुए जो भी सवाल हैं, कोई आपके आशंकाएं हैं तो भी आप हमें कॉल कर सकते हैं और हमारे विशेषज्ञों से अपने सवाल पूछ सकते हैं। दो विशेषज्ञ हमारे साथ स्टूडियो में हैं, आइए उनसे आपकी मुलाकात करवा देते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर मोहम्मद रियाज, आप पशु चिकित्सा अधिकारी हैं पशुपालन विभाग दिल्ली सरकार में। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर रियाज आपका कार्यक्रम में। और हमारे दूसरे मेहमान हैं जो कि हमारे साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हैं, डॉक्टर मनोज कुमार, आप प्रधान वैज्ञानिक हैं केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम मथुरा में। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर मनोज आपका भी कार्यक्रम में। तो आप हमें बताएंगे कि कैसे वैज्ञानिक विधि से हमारे किसान बकरी पालन कर सकते हैं और डॉक्टर रियाज हमें समझाएंगे कि कैसे इस बदलते मौसम में हमें अपने पशुओं के स्वास्थ्य को लेकर सजग रहने की ज़रूरत है और किस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि वो लगातार स्वस्थ बने रहें और किसी तरह का नुकसान हमारे पशुपालकों को ना झेलना पड़े। तो चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर रियाज, जैसा कि हम आमतौर पर देखते हैं कि हम बहुत ज़्यादा पशुओं के स्वास्थ्य को लेकर, यानी अगर मौसम बदल रहा है तो पूरी तरीके से चीज़ें बदलने की ज़रूरत होती है, लेकिन ध्यान नहीं देते हम आमतौर पर उनके चारे पर ही फंसे रहते हैं कि उनको किस तरह का चारा दें ताकि वो अच्छा दूध दें या फिर उनके वजन में वृद्धि हो। लेकिन हम इंसान भी तो देखिए, मौसम बदलता है, हमारे कपड़े बदल जाते हैं, घर की खिड़कियां बंद हो जाती हैं और अपने आप को गर्म रखने की हम कोशिश करते हैं। तो जैसे लगातार हम देख रहे हैं कि मौसम में ठंडक घुल रही है, तो हमारे पशुपालकों को अपने पशु को लेकर किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, ये अभी मौसम बदल रहा है इस समय जी। अभी तक जो था वो गर्म मौसम था और अब धीरे धीरे हम इस गर्मी के मौसम से निकल के धीरे धीरे सर्दी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जब मौसम बदलता है तो हर बार बदलते मौसम के साथ में उसका पशुओं की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है, प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है जी। और उसकी वजह से पशुओं में कई तरीके की बीमारियां भी होने का खतरा रहता है। उसके अलावा अगर मौसम बहुत ज्यादा तीव्र हो जाए तो उसका पशुओं के दूध उत्पादन पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है जी। इसीलिए किसान भाइयों के लिए जरूरी है कि वो मौसम की नज़ाकत को समझते हुए, उसकी ज़रूरत को समझते हुए, उसके अनुसार ही पशुओं का जो आवास है उसको उस तरीके से करें, पशुओं का जो भोजन है, उनका जो चारा है उसको उस तरीके से करें और जो भी सावधानियां उस मौसम में रखनी चाहिए वो उनको रखनी आवश्यक हैं। अगर नहीं रखते हैं तो उससे ना सिर्फ पशुओं में बीमार होने का खतरा रहेगा बल्कि उनका दूध का उत्पादन भी कम हो जाएगा। जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने यहाँ पर कही कि हमारा मुख्य मकसद क्या होता है। अगर दुधारू पशु अपने रखे हैं तो अच्छा वो दूध देते रहें, और अगर अन्य पशु, मान लीजिए आपने पशु, अगर हम शुकर पालन की बात करें, बकरी पालन की बात करें, इससे जुड़े हुए जो हमारे पशुपालक हैं उनका मकसद ये रहता है कि उनकी वृद्धि अच्छी होती रहे। लेकिन अगर आपने बदलते मौसम के साथ जो चीज़ें बदलनी चाहिए उन पर ध्यान नहीं दिया तो इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। इसीलिए बहुत ध्यान से देखिए हमारा कार्यक्रम। आगे बढ़े उससे पहले देखते हैं इससे जुड़ी हमारी ये रिपोर्ट। इस मौसम में बरसात, उमस और गर्मी तीनों का मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। हालांकि बरसात होने से वातावरण में थोड़ी ठंडक का एहसास भी हो सकता है और मौसम के इस बदलते मिजाज में हमें अपने पशुओं का रखरखाव अच्छे से करना है। खुर और मुंह की बीमारियां बरसात के मौसम में होती हैं। खुरपका और मुंहपका नाम की ये बीमारियां गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर और पालतू पशुओं में होती है।
ये बीमारी काफी संक्रामक होती है। इस बीमारी में पशुओं की जीभ, नाक और होठों पर व मुंह में छाले हो जाते हैं, जिससे उन्हें खाने में परेशानी होती है। पशुओं के पैर में दोनों खुरों के बीच घाव हो जाता है, जो बाद में फट जाते हैं। इससे पशुओं को चलने में परेशानी होती है। पशुओं को इस बीमारी से बचाने के लिए टीके जरूर लगवाएं। साथ ही पशुओं के खान पान का भी ध्यान रखें। सूखे चारे में गीलापन या फफूंद ना होने दें, नहीं तो पशुओं को बदहजमी और दस्त हो सकते हैं। हरा चारा साफ होना चाहिए, उसमें कीचड़ ना लगा हो। पशुओं को साफ पानी पिलाएं। पशुओं के रहने की जगह पर भी ध्यान दें। पशुओं के बाड़े की छत से पानी नहीं टपकने दें और बाड़े के आसपास पानी का ठहराव नहीं होने दें। गंदे पानी में मच्छर व मक्खी पनपते हैं, जो पशुओं में रोग फैला सकते हैं। इनकी रोकथाम के लिए केरोसिन का तेल पानी वाले गड्ढों में डाल सकते हैं। तो भी आपने रिपोर्ट देखी जिसमें बहुत सारी बातें हमने आपको बताई कि किस तरीके से पशुओं की अगर आवाज़ की बात हो, उनके आहार की बात हो, यहाँ तक कि उनको किस तरह का पानी देना चाहिए, इन सभी बातों पर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। विस्तार से बात करेंगे आगे, और अगर आपके कोई सवाल हैं तो भी आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। नीचे हम लगातार स्क्रीन पर फ्लैश करते रहेंगे। देखिए अभी नंबर आ गए हैं, 2 टोल फ्री नंबर हैं जिनके माध्यम से आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं डॉक्टर मनोज से, जो कि हमें बताएंगे कि वैज्ञानिक विधि से या फिर नई तकनीक से कैसे बकरी पालन हमारे किसान कर सकते हैं और इसके कैसे उन्हें लाभ प्राप्त हो सकते हैं। डॉक्टर मनोज, जैसे कि अभी आपसे कार्यक्रम से पहले बात भी हो रही थी कि आज के समय में बकरी के दूध की मांग बहुत बढ़ गई है, क्योंकि एक तो ये सुपाच्य होता है बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, और साथ ही इसमें जो प्रतिरोधक क्षमता डेवलप करने की एक तरीका होता है या फिर क्षमता होती है मानव शरीर में, इसकी वजह से इसकी मांग बीते 1-1.5 साल में काफ़ी बढ़ गई है और बकरी पालन के लिए एक कह सकते हैं कि नया आयाम भी खुल गया है। तो क्या बताना चाहेंगे? देखिए, जो बकरी का दूध है वो मुख्य रूप से उसका जो रासायनिक घटक है जी, वो अन्य दूधों से थोड़ा सा अलग होता है। उसके जो कंपोजिशन चेंज है वो थोड़े से अलग होते हैं। जैसे कि इसमें जो वसा का जो आकार है वो छोटा होता है। इसमें जो मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड है जो कि हमारे शरीर के जो कोलेस्ट्रॉल को भी कम करते हैं, खराब कोलेस्ट्रॉल को। और इसमें CLA कंटेंट, ओलिगोसैकेराइड्स, मिनरल्स जो कि हमारे शरीर की प्रतिरोधक शक्ति को भरपूर बढ़ाते हैं। इसीलिए बकरी के दूध का जो प्रयोग है वो खास तौर से जो बीमार हैं, जो अलग अलग तरह के जो इन्फेक्शियस डिजीज हैं, उनमें बहुत ज्यादा उपयोग में हो रहा है। और इन क्षेत्रों में जहां पे कि डेंगू का प्रकोप है, उसके कारण ही बकरी का दूध इस समय 500 रुपए से लेकर 1500 रुपए लीटर तक बिक रहा है जी। जो बकरी के दूध से बना हुआ जो पाउडर होता है, जो छोटे बच्चों को दिया जाता है, वो सबसे अधिक उसकी डिमांड है, क्योंकि ये माँ के दूध के समतुल्य होता है। सबसे ज्यादा नजदीक अगर कोई भी किसी भी दूध का पाउडर होता है तो वो बकरी के दूध का पाउडर होता है, क्योंकि पचने में आसान होता है, खनिज तत्वों से भरपूर होता है जी, बिल्कुल। और कई बार डॉक्टर साहब हमने ये भी देखा डॉक्टर मनोज कि जब कई बच्चों को, नवजात बच्चों को अगर माँ का दूध नहीं मिल पाता तो उन्हें उनके लिए बकरी का दूध बताया जाता है, क्योंकि बहुत ही सुपाच्य, बहुत हल्का होता है। और जैसे कि आपने बताया कि आज के दौर में हर कोई अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित है। सब चाहते हैं कि उनकी इम्यूनिटी बूस्ट हो, उनकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़े। ऐसे में बकरी के दूध की मांग कितनी अधिक बढ़ गई है, वो अभी आपने डॉक्टर मनोज से जाना कि कितनी अधिक कीमत में लोग इसको खरीदने के लिए तैयार हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, और आज के कार्यक्रम में हम बताएंगे कि कैसे हमारे बकरी पालक या फिर हमारे किसान जो कि बकरी पालन से जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए ये अपने आप में एक बहुत बेहतर अवसर है। लेकिन वैज्ञानिक तरीके से अगर आप बकरी पालन करेंगे तो ज्यादा लाभ होगा। आइए देखते से जुड़ी ये रिपोर्ट। बकरी पालन कम लागत और सामान्य रखरखाव में आसानी से किया जा सकता है। बकरी पालन व्यवसाय गरीब किसानों और खेतीहर मजदूरों के लिए आय का एक अच्छा स्रोत है। बकरी पालन मुख्य रूप से मांस और दूध के लिए किया जा सकता है। अगर किसान बकरी पालन को वैज्ञानिक तरीके से करे तो अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं।
बकरी पालन शुरू करते समय उच्च नस्ल की बकरियों का चयन करें। साथ ही बकरियों का शेड इस तरह बनवाए कि उनको शुद्ध हवा मिल सके। शेड बनाते समय बकरियों के लिए साफ पानी की व्यवस्था जरूर करें। प्रतिदिन बाड़ी की साफ सफाई करें, इससे बकरियों में बीमारियां नहीं होंगी। बाड़ी को हमेशा ऊंचे स्थान पर बनवाएं ताकि बारिश का पानी अंदर न आ पाए। साथ ही पानी निकालने के लिए उचित व्यवस्था रखें ताकि जब भी शेड की सफाई की जाए तो बकरियों का मल मूत्र और जमा पानी आराम से शेड से बाहर निकल जाए। बकरियों के उचित रखरखाव और आहार प्रबंधन का खास ख्याल रखें। किसान बकरियों को चराने के बाद उन्हें उचित चारा दे, जिससे उनके मांस और दूध में वृद्धि हो सके। इसके अलावा बकरी पालन में प्रयोग में लाए जाने वाले उपकरणों की सफाई किसी कीटाणुनाशक दवा से करें। बकरियों को पौष्टिक आहार दे, उन्हें सड़ा गला और बासी खाना ना दे। बकरियों को खरीदने से पहले किसी डॉक्टर से जरूर सलाह ले। साथ ही समय समय पर अपने पास के पशु चिकित्सालय में टीकाकरण जरूर करा ले। तो देखा आपने कि बकरी पालन से कितने लाभ हैं, और अगर आप इसे एक व्यावसायिक दृष्टि से शुरू करना चाहते हैं और तमाम जो इससे जुड़ी बातें उनका ध्यान रखकर आगे बढ़ते हैं तो नुकसान की तो कोई गुंजाइश ही नहीं। और बकरी पालन की बात करें तो बकरियों में आमतौर पर अन्य पशुओं के मुकाबले बीमारियां भी कम होती हैं। डॉक्टर मनोज से इसके बारे में बात करेंगे। डॉक्टर मनोज, जैसा कि अभी हमने रिपोर्ट दिखाई और हमने बताया कि बकरी पालन कैसे अब लगातार हमारे किसानों के बीच और जो पशुपालक हैं उनके बीच लोकप्रिय होता जा रहा है। अब ये पहले वाली बात नहीं है कि चलिए घर में दूसरे पशु हैं और 2-3 बकरियां भी रख लें। अब तो इसके लिए प्रॉपर बाड़ा बनाकर प्रॉपर व्यवस्था करके इसे किया जा रहा है। क्या बताना चाहेंगे? देखिए, बकरी पालन से अगर अधिक लाभ लेना है तो चूंकि हमारे पूर्वजों ने हमारे देश में विभिन्न वातावरण और उद्देश्य के हिसाब से अलग अलग नस्लों का विकास किया। हमारे देश में 34 नस्लें पाई जाती हैं। तो जो भी किसान जिस क्षेत्र विशेष का रहने वाला है और उसका बकरी पालन का उद्देश्य क्या है, कि वो मांस उत्पादन के लिए चाहता है कि दूध उत्पादन के लिए या दोनों के लिए या ऊन उत्पादन के लिए, तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए वो एक तो नस्ल का चुनाव करें। साथ ही साथ फिर नस्ल के बाद जो जिस जानवर को वो चुनाव करने के जा रहा है, जो चाहे कि बकरी है चाहे जो प्रजनक नर है, तो उसके चुनाव में हमें किन बातों का ध्यान रखना है। इसी के हिसाब से क्या है कि जो बकरी का जो अलग अलग आकार की भी नस्लें हैं, तो उनकी खुराक भी अलग होती है, उनका आवास भी अलग होता है। और कुछ नस्लें ऐसी हैं जिनको के घर पर रखकर बड़ी सुगमता से पाला जा सकता है, यानी कि स्टॉल फीडिंग में पाला जा सकता है। जबकि कुछ नस्लें ऐसी हैं जिनके लिए कि हमें थोड़ी सी मात्रा में चराई या जो लॉफ्ट फॉडर है, जो पेड़ों के द्वारा जो हमें चारा मिलता है, उसकी आवश्यकता होती है। यहाँ मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि जो भी एक तो बकरी पालन में निश्चित तौर पे लाभ ही लाभ है। अगर थोड़ी सी भी सावधानी रखें तो घाटा तो है ही नहीं। और जो इसके जो मुख्य आयाम है जिनको के बकरी पालक को ध्यान में रखना चाहिए, वो है कि उसकी जो मांस उत्पादन दर है, दूध उत्पादन दर है, जीवित रहने की दर है, जो उसका दुग्ध काल है या जो जीवन काल है। तो इन सब चीजों को, जिनको हम ओवरऑल कह सकते हैं कि प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी, तो हमें इनको टारगेट करना है। और इन चीजों को प्राप्त करने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, तो उसमें मुख्य रूप से आती है नस्ल का चुनाव, प्रजनक या मादा का चुनाव, खान पान, स्वास्थ्य। जी डॉक्टर मनोज, मुझे यहाँ पर आपको रोकना पड़ेगा। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं, लेकिन एक दर्शक हैं संतोष जो कि उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए इंतजार कर रहे हैं। संतोष जी, स्वागत है आपका हेलो किसान में। बताइए क्या सवाल है? मैडम, मैं ये जो सरकार की तरफ से बकरी पालन में सब्सिडी मिलती है, मैं इसके बारे में जानकारी लेना चाहता हूँ। कैसे मिलेगी, कहाँ अप्लाई करना पड़ेगा मुझे? डॉक्टर मनोज, देखिए पहले कॉलर संतोष हैं उत्तर प्रदेश के मऊ से, ये जानना चाहते हैं कि बकरी पालन में क्या सब्सिडी ले सकते हैं और अगर हाँ तो कहाँ से? देखिए, जो ऋण की व्यवस्था है वो अलग अलग राज्यों में राज्य सरकार के द्वारा नियंत्रित है। और जो भी बकरी पालक है उनके लिए ऋण उपलब्ध रहता है। और
उसके लिए क्या है कि जो वहाँ की जिले की जो उनकी बैंक होती है वहाँ उन्हें आवेदन करना पड़ता है। साथ ही क्या है कि जो सब्सिडी का है तो उसमें क्या है कि सरकार ने सब्सिडी की व्यवस्था कर रखी है, लेकिन वो कुछ जो मतलब जाति है या महिलाएं हैं उनके लिए अपेक्षाकृत अधिक है बजाय सामान्य उसके, या जो पिछड़े हुए क्षेत्र से हैं या कुछ जो क्लाइमेटिकली डिसएडवांटेजियस रीजन से हैं तो उनके लिए सब्सिडी की ज्यादा व्यवस्था है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि जो नाबार्ड के द्वारा अगर कुछ किसान लोग अपना एफपीओ बनाते हैं या कोई समूह बनाते हैं तो उनके लिए जो है वो 50% तक जो है सब्सिडी की व्यवस्था है। जी डॉक्टर साहब, ये यही जानना चाहते हैं मनोज जी कि सब्सिडी ये चाहते हैं, इन्हें शायद ये सब पता है कि सब्सिडी मिल रही है, लेकिन कहाँ जाए इसके लिए, कहाँ इसके लिए अप्लाई करें? इनके लिए क्या है कि अपने जिले का जो सीडीओ होता है वहां पे ये संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा जो सीबीओ होता है जहाँ पे मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी है, क्योंकि ये जो है सीडीओ, सीबीओ और बैंक तीनों के ही मिले जुले उनके हिसाब से इनको जो ऋण है वो उपलब्ध होता है। जी बिल्कुल संतोष जी, तो मुझे लगता है कि आपकी जो क्वेरी थी, आपका जो सवाल था, उसका आपको जवाब मिल गया होगा और आप बिल्कुल रुक कर सकते हैं, जान सकते हैं कि कैसे आप सब्सिडी ले सकते हैं, कैसे इसका लाभ ले सकते हैं। और हमारी शुभकामनाएं हैं आपके लिए कि आप इसे अच्छे तरीके से शुरू कर पाएँ। बढ़ते आगे और अब बात करते हैं डॉक्टर रियाज से। डॉक्टर रियाज, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि बदलते मौसम में विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है पशुओं की, तो हम शुरुआत करते हैं कि उनका आवास ही ले लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि भाई मौसम बदलता है तो ठंडक मौसम में होती है और उससे तो चाहे मनुष्य हो या फिर पशु, हर किसी को वो महसूस होगा। तो आवास किस तरह का हो, चाहे दुधारू पशुओं की बात करें या फिर जैसे बकरियों की भी बात कर लेते हैं, शूकर पालन से जुड़े हुए, मुर्गी पालन से जुड़े हुए जो हमारे किसान हैं, पशुपालक हैं, उनके लिए क्या बताना चाहेंगे? देखिए, अब जैसे कि गर्मी जाके ये सर्दी का मौसम आ रहा है, तो इस मौसम में अब आवास में अपने कुछ किसान भाइयों को परिवर्तन करने होंगे, क्योंकि गर्मी के मौसम में हमें आवास कैसा चाहिए होता है, गर्मी के मौसम में खुला और हवादार आवास चाहिए। लेकिन अब जाड़े का मौसम आने वाला है, तो जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी तो जो उनकी पशुशाला है उसमें जो खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, वेंटिलेटर हैं, उस पे उनको कोई बोरी या टाट के जो है वो फट्टे या कोई पर्दे उनको डालने पड़ेंगे जी। उसको थोड़ा सा कवर करना पड़ेगा कि जिससे कि बाहर की जो ठंडी हवा है वो डायरेक्टली पशु के शरीर पर ना लगे। तो ये सबसे पहली चीज है जो कि पशुशाला में या आवास में उनको करनी है जी। दूसरी चीज ये है महत्वपूर्ण के पशुओं को हमेशा अंदर बंद करके ही नहीं रखना है। जब भी धूप निकले तो पशुओं को अपने बाहर धूप में 2-3 घंटे उनको जरूर लेकर के जाएं जी। और पशुशाला के अंदर जो गोबर है और जो उनका मूत्र है उसको समय समय पर साफ करते रहें, जिससे कि उसके अंदर सीलन और नमी ना बने जी, जी। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, पशुशाला का सूखा रहना जी। और ठंड की जो ठंडी हवाएं हैं उनसे भी बचाव होना चाहिए। ये भी होता है डॉक्टर साहब कि क्योंकि आप खिड़की दरवाजे सब बंद करके रखते हैं तो गैस भी बनने का खतरा रहता है आवास में, तो उससे भी नुकसान हो सकता है पशुओं को। तो इन सब बातों का ध्यान रखें, इस पर और हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी कार्यक्रम जारी रहेगा। हम बात कर रहे हैं बदलते मौसम में कैसे पशुओं की देखभाल करें, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखें और कैसे वैज्ञानिक तरीके से बकरी पालन कर हमारे पशुपालक लाभ ले सकते हैं। छोटा सा ब्रेक, कॉल्स का रहेगा इंतजार। अरे भाई सुना नहीं क्या, केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं।
ब्रेक के बाद हेलो किसान में एक बार फिर आपका स्वागत है। अगर आप अभी अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो आज का विषय एक बार फिर से आपके लिए दोहरा दें। आज हम बात करें बदलते मौसम में पशुओं के रखरखाव के बारे में और साथ ही कैसे हमारे किसान कर सकते हैं वैज्ञानिक विधि से बकरी पालन। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और दो हमारे कॉलर हैं जो कि लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आइए हम बात कर लेते हैं। पहले कॉलर है रामेश्वर जी जो कि हमारे साथ मध्य प्रदेश से जुड़ रहे हैं। रामेश्वर जी बताइए क्या सवाल है आपका। खंडवा मध्य प्रदेश से आप हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, सवाल बताइए। रामेश्वर जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी मैं पूछ रहा था। हेलो जी हेलो? जी हाँ मैं ये पूछ रहा था जैसे हमें बकरी पालन करना है तो हमको लोन चाहिए बैंक से या सरकार से मदद चाहिए तो कैसे करें? एक बार फिर से अपना सवाल दोहराइएगा। लोन चाहिए। लोन हाँ ऋण चाहिए आप? मदद हमको, हाँ ऋण चाहिए, मदद चाहिए कुछ गवर्नमेंट से। ठीक है तो मतलब कैसे मिलेगी? जी डॉक्टर मनोज आप कुछ इनसे और पूछना चाहते हैं? ये बकरी पालन करना चाहते हैं और इसके लिए इन्हें धन राशि चाहिए, पूंजी चाहिए। हाँ। जो उसके लिए ये लोन लेना चाहते हैं, ऋण लेना चाहते हैं तो हाँ कहाँ से इसके लिए मदद मिल सकती है? देखिए पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो बकरी पालन है वो बहुत ही कम लागत से आप आरंभ किया जा सकता है और ज्यादा जरूरी होता है इसके लिए तकनीकी ज्ञान। पर इसके साथ साथ जो भी राज्य हैं वहां पे आपके जिले की जो अग्रणी बैंक है, क्योंकि जैसे मैं मथुरा में रहने वाला हूं तो यहाँ पे बहुत सारे किसानों ने बकरी पालन से ऋण लिया है और वो अपने कागजात लगाते हैं और उसके बाद उन्हें वहां से जिस तरह का उनका बकरी पालन की योजना होती है, जैसे कि 10 बकरी के साथ है, 50 बकरी के साथ है, 100 बकरी के साथ है, तो उसी के अनुरूप उन्हें ऋण मिलता है जी। और ये जो है जो जिले की जो अग्रणी बैंक है उसके द्वारा ये प्रदत्त किया जाता है और इसमें जो इंटरेस्ट रेट है वो भी जो कमर्शियल इंटरेस्ट रेट है उससे कम होता है। जी डॉक्टर मनोज जैसा कि आपने बताया कि ये बहुत ही कम लागत में शुरू किया जा सकता है और हम बकरी पालन को अभी तक उन किसानों से जोड़ के देखते थे जिनके पास कम भूमि है, छोटे सीमांत किसानों से जोड़ के देखते थे जो मतलब खेती से जिन्हें बहुत लाभ नहीं हो पाता है और वो बकरी पालन एक अच्छा विकल्प या फिर कहें विपरीत स्थिति में उनके लिए एक सहारे की तरह रहता था। तो इतने कम छोटी लैंड के जो किसान हैं उन्हें किस किस तरह के कागज देने होते हैं ताकि उन्हें ऋण मिल सके? देखिए अगर जैसे उनके पास जो छोटे किसान हैं, ज्यादातर जो बकरी पालक हैं 76% जो बकरी पालक हैं वो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर हैं। बाकी के बहुत सारे ऐसे भी किसान हैं जिनके पास कोई भी जमीन नहीं है जी, खेती मजदूर भी करते हैं। हाँ तो जिनके पास कोई भी जमीन वगैरह नहीं है वहां पे उन्हें एक दो अपने साथ जैसी कि बैंक की ऋण देने की व्यवस्था है, एक दो गारंटर रखना पड़ता है। साथ ही साथ किसी भी सरकारी संस्थान से या सरकारी संस्थान द्वारा संचालित वहां से जो प्रशिक्षण सर्टिफिकेट है वो उनको देना पड़ता है। और एक जो है बकरी पालन की जो योजना होती है जैसे कि वो 10 के साथ रखेंगे, 20 के साथ रहेंगे, ये लगा के दे देते हैं। और जो कम अगर कम रकम का लोन चाहिए तो वो जो गारंटर की अपनी वैल्यू है उसी से मिल जाता है, उन्हें कोई अपना जो लैंड का रिकॉर्ड है या वो नहीं लगाना पड़ता है जी। ये आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी डॉक्टर मनोज। तो हमारे साथ रामेश्वर जी थे जो कि बकरी पालन के लिए लोन चाहते हैं, ऋण चाहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि कहाँ से आपको प्राप्त हो सकता है, कौन कौन सी इससे जुड़ी बातें हैं। एक और कॉलर है हरिराम जी है जिन्होंने छत्तीसगढ़ से हमें कॉल किया है। हरिराम जी स्वागत है आपका हेलो किसान में, बताइए क्या प्रश्न है? हेलो जी नमस्कार। नमस्कार मैडम, मैं कोरबा जिला कोरबा छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ जी। स्वागत है आपका हरिराम जी, सवाल बताइए। जी मेरा सवाल ये था कि हम लोग बकरी पालन कर रहे हैं तो उसमें बकरी को एक टांगी टाइप का बीमारी होता है, चलने में परेशानी होता है, तो उसको किस प्रकार से उपचार करें? जी ये आपने अच्छा सवाल पूछा। डॉक्टर मनोज बता रहे हैं ये जो समस्या हो जाती है। देखिए है क्या कि जो बकरी पालन से जिन भी किसान भाइयों को फायदा लेना है, मैं इनके माध्यम से एक और बात सभी लोगों को कहना चाहता हूं कि 4-5 प्रमुख टीके हैं तो उनका ये ध्यान रखें। ये जो बरसात का मौसम था इस मौसम में इनको जो है जो FMD है ना, फुट एंड माउथ डिजीज है, उसकी प्रॉब्लम
होती है और वहाँ जल भराव ज्यादा रहता है। उसके चलते जो बकरी का फुट है उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। तो जब बकरी का बच्चा मतलब 4-5 माह का हो जाता है उसके बाद जो है ये सभी टीके लगते हैं, जिसमें प्रमुख रूप से FMD, ET, PPR ये बीमारियां हैं। तो इन्हें भी जो है इसका टीकाकरण लगवाना चाहिए जिससे ये बीमारी हो ही ना। दूसरा ये जो अब जो वर्तमान में जो इनके प्रॉब्लम है तो वहां पे ये पोटेशियम परमैंगनेट के सॉल्यूशन से उसके खुरक पे पानी डाल सकते हैं। और अगर ज्यादा प्रॉब्लम है तो अपने नजदीकी जो पशु चिकित्सक है ना, कभी कभी कोई बीमारी कई सारे लक्षणों के साथ या कई बीमारियों के रूप के साथ होती है, तो कृपया उनसे जो है एक बार राय ले लें। जी डॉक्टर मनोज, जैसे कि आपने बताया कि ये FMD की समस्या हो जाती है बकरियों में, लेकिन हमने ये भी देखा है कि बकरी पालक बकरियों की बीमारियों को लेके बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं रहते हैं। हो सकता है आमतौर पर क्योंकि अन्य पशुओं के मुकाबले ये कम बीमार भी होती है। तो इसके बारे में आप क्या सचेत करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर हमें बकरी पालन से अधिक लाभ लेना है तो हमें एक तो उनका जो आहार है वो संतुलित आहार देना है, क्योंकि जब उनका आहार संतुलित नहीं होता है तब भी बकरियों में इन्फेक्शन होता है और वो बीमार होते हैं। दूसरा कारण है आवास। अगर आवास में गंदगी है या बहुत ज्यादा, जैसे अभी आज का जो हमारा टॉपिक है कि मौसम बदल रहा है, तो उसके हिसाब से हम कैसे आवास को रखें। तो अगर जैसे बहुत ज्यादा ठंड है तो उसके चलते भी जानवर बीमार होते हैं। और तीसरा जो कारण है वो है कि कुछ जो 4-5 जो प्रमुख बीमारी हैं तो उनके लिए जो है जो टीकाकरण है, तो बकरी की जो सबसे प्रमुख बीमारी है जिसे बोलते हैं कि बकरियों का प्लेग या PPR, और जो जैसे आंत विषाक्तता एंट्रोटॉक्सीमिया है, फुट एंड माउथ डिजीज है, गोट पॉक्स है। तो ये जो सभी टीके हैं ये इनका एक शेड्यूल है और ये 3-4 माह की उम्र से शुरू हो जाते हैं। जी बिल्कुल, टीकाकरण बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण है। और जैसा कि अभी डॉक्टर मनोज ने बताया कि कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं और सही समय पर आप इनका टीकाकरण करवाएं। कई बार हमारे पशुपालक जो है, बकरी पालक थोड़ा से अवॉइड कर जाते हैं, लेकिन ये करना उचित नहीं होगा। हमारे साथ एक कॉलर है, नारायण जी है, जिन्होंने मध्य प्रदेश से कॉल किया है, देवास से हैं फोन लाइन पर। मनोज जी माफ़ कीजिएगा, नारायण जी स्वागत है आपका हेलो किसान में। बताइए क्या सवाल है? नमस्कार जी। नमस्कार, नारायण राठौड़ बोल रहे हैं, देवास जिला मध्य प्रदेश से। जी नारायण जी स्वागत है आपका हेलो किसान में। सवाल बताइए। मैं डेयरी उद्योग के लिए पशु ऋण लेना चाहता हूँ, कहाँ से मिलेगा मैडम? जी आप अभी जुड़े हैं क्या नारायण जी हमारे साथ हेलो किसान? हाँ, तो चलिए आपके लिए हम दोहरा देते हैं, लेकिन हम कई बार इसके बारे में बता चुके हैं कार्यक्रम की शुरुआत से। कोई बात नहीं, एक बार फिर से दोहरा देते हैं। डॉक्टर मनोज क्या बताना चाहेंगे, ऋण लेना चाहते हैं? मैं यही बताना चाहूंगा कि जो पशुओं के लिए जो ऋण है तो अलग अलग राज्यों में ऋण की अलग अलग व्यवस्था है, लेकिन प्रमुख रूप से जो है इन्हें जो अलग अलग जातियों के लिए या अलग अलग एज जो इनकम ग्रुप है तो जिनके लिए चूंकि सब्सिडी का भी प्रावधान है, ये सारी जानकारी इन्हें अपने जो CDO होता है वहां से, इसके साथ साथ जो चीफ वेटरनरी ऑफिसर है या जो पशु चिकित्सा अधिकारी है वहां से भी मिल जाती है। और कई जगह जो लीडिंग बैंक है वो भी वहां पे जो हमारा जो कृषि वित्त अधिकारी होता है वो भी ये जानकारी देता है कि आपको कितना ऋण मिल सकता है और आपकी जो कैटेगरी है, कम्युनिटी है, उसके हिसाब से आपको क्या सब्सिडी मिल सकती है। तो इनको मैं ये सलाह दूंगा कि अपने जो CDO हैं सबसे पहले ये वहां पे जाके पता करें। डॉक्टर व्यास, हमने देखा कि किसानों का ज़्यादा यहाँ पर जो रुझान है वो लोन की तरफ, ऋण की तरफ, यानी काफ़ी सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं अपनी आय में वृद्धि के लिए। वो नए विकल्पों को अपनाने के लिए तैयार है। चाहे बकरी पालन की आज हम बात कर रहे हैं, तो ऋण को लेकर अब हमने देखा भी है कि बजट में विशेष व्यवस्था भी रखी गई इस बार कि किसान जो पशुपालन से जुड़े हुए हैं उन्हें ऋण अधिक से अधिक मिल सके, उनकी ज़रूरतें पूरी हो सके। तो ऋण को लेकर जो किसानों का रुझान है इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कोई विशेष बात है जिसके बारे में उनको ध्यान रखना ज़रूरी है? देखिए, ऋण के संबंध में अभी डॉक्टर साहब ने जो बताई वो लगभग बातें सारी उसी तरह से हैं। फिर भी मैं एक बार आपने पूछा है तो बता दूं, ऋण का क्या होता है, ये गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम निकलती है। गवर्नमेंट ने अपना जो बजट है उसके अकॉर्डिंग स्कीम निकाली,
तो बकरी पालन के लिए या गौवंशीय के लिए या भैंस पालन के लिए अलग अलग तरीके से उनकी योजनाएं आती हैं, और उस योजना को जानने के लिए जो भी किसान भाई ऋण लेना चाहते हैं उनको अपना जो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर होता है या उनका जो ब्लॉक का जो कार्यालय होता है उस कार्यालय पे उनको जाकर के सबसे पहले उस योजना की जानकारी लेनी होगी। एक बार योजना की जानकारी के बाद में फिर वहां से वो जानकारी लेकर के उनको बैंक में जाना होगा, किस बैंक के माध्यम से वो पैसा मिल रहा है जी, क्योंकि योजना तो ब्लॉक में आती है लेकिन उसका पैसा जो आता है, बजट जो आता है वो बैंक के पास होता है। तो फिर बैंक आपको बताएगा आपको कौन कौन से पेपर्स इसके साथ में लगाने हैं, और फिर आप एक उसके बाद में अपना प्रोजेक्ट तैयार करते हैं। उस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए आपको अपने नजदीकी पशु चिकित्सा अधिकारी से मिलना होगा। वो आपका प्रोजेक्ट बना के देंगे, कितनी गाय या कितनी भैंस का या कितनी बकरी का आपका प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट बनेगा। उसके बाद में फिर बैंक के अनुसार वो कागज आप लगाएंगे सारे, तब आपको जाके लोन मिल सकता है। जी बिल्कुल, तो बहुत अच्छी व्यवस्था है हमारे पशुपालकों के लिए, और उन्हें और प्रोत्साहित करने के लिए और उनकी आय में वृद्धि हो जाए, इसके लिए सरकार की तरफ से कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं। और अच्छी बात यह है कि हमारे किसान भी उनके बारे में जानना चाहते हैं, और कई सारे कॉल्स इसी से जुड़े हुए थे। फिलहाल वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। हेलो किसान जारी है, ब्रेक के बाद भी आपकी कॉल्स लेने का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहे हेलो किसान के साथ। छोटा सा ब्रेक। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। ब्रेक के बाद हेलो किसान में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं बदलते मौसम में कैसे करें पशुओं का रखरखाव, और साथ ही वैज्ञानिक विधि से बकरी पालन के बारे में बहुत सारी जानकारियां ब्रेक से पहले हमने दी। लेकिन अगर आपके भी कोई सवाल है तो आप हमारे इन 2 टोल फ्री नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, सीधा विशेषज्ञ से बात कर सकते हैं, अपने सवाल उन तक पहुँचा सकते हैं। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाए। उससे पहले कॉलर हैं कालू चरण जी हैं, जिन्होंने ओडिशा से हमें कॉल किया है। स्वागत है कालू चरण जी आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या सवाल है। मैडम नमस्कार। मैडम जी मैं उड़ीसा से बोल रहा हूँ। जी नमस्कार मैडम, मैं जानना चाहता हूँ कि जो बकरी फार्म है वो मतलब वो जो पोल्ट्री फार्म करते हैं उसी मतलब उसको चरा ना चरा के वो फीडिंग द्वारा उसको पालन कर सकते हैं क्या? जी डॉक्टर मनोज ये कह रहे हैं कि अगर बकरी को ना चराएं और जैसे उसका आहार जो है उसकी उपलब्धता वहीं कर दे जहाँ पर बाड़ा है, तो क्या ऐसे किया जा सकता है क्या? ये नहीं, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, और आपके माध्यम से
जो जितने भी लोग जो कमर्शियल गोट फार्मिंग में आ रहे हैं उनको मैं सभी को ये कहना चाहता हूं कि क्योंकि अब आने वाले समय में जो ग्रेजिंग रिसोर्सेज हैं उनकी भारी कमी हो रही है और बकरियों को निश्चित तौर पर घर पर रखकर स्टॉल फीडिंग के लिए द्वारा पालन किया जा सकता है। लेकिन इसमें 2-3 प्रमुख बातें हैं। पहली बात यह है कि हमें ऐसी नस्ल का ध्यान रखना होगा जो स्टॉल फीडिंग के लिए ज्यादा सूटेबल हो। दूसरा यह है कि जो मांस वृद्धि के लिए, जो मीट प्रोडक्शन के लिए जो नर बच्चों को स्टॉल फीडिंग के द्वारा अधिक लाभ के साथ पाला जा सकता है। यानी कि अगर हम मांस उत्पादन के लिए बच्चों को जैसे कि 2 महीने से लेके 1 साल तक लगभग जो पालते हैं, जिसको कि हम वैज्ञानिक रूप से उनका शरीर भार वृद्धि या फैटनिंग कहते हैं, ये बहुत ही एक लाभकारी इंटरवेंशन है। साथ ही जो दूध देने वाली जो बकरियां हैं, अगर हम साथ ही दूध देने वाली बकरियों को हम स्टॉल फीडिंग के द्वारा भी पाला जा सकता है, लेकिन उनके लिए हमें सफिशिएंट जो ग्रीन फॉडर है उसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी और साथ ही साथ कि हम किन नस्लों को वरीयता दें स्टॉल फीडिंग के लिए, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि बर्बरी है, ब्लैक बंगाल, सिरोही है, ये नस्लें अपेक्षाकृत स्टॉल फीडिंग में अधिक सुगमता से पाली जा रही हैं, बजाय इनके जो कि जैसे दूध देने वाली नस्लें हैं, जैसे कि बीटल है, जमुनापारी, सुरती है ना, या झालावादी, ये जो नस्लें हैं क्योंकि ये बहुत लंबे समय से दूध के लिए पाली जा रही थी। लेकिन इन नस्लों के भी जो नर हैं, अगर हम उन्हें मांस उत्पादन के लिए पालना चाहते हैं तो हम घर पर स्टॉल फीडिंग के द्वारा पाल सकते हैं। साथ ही मैं केवल एक छोटी सी बात ये भी कहना चाहूंगा कि इनके लिए उन्हें समुचित आवास देना है। जैसे कि अगर छोटा बच्चा है तो क्लोज जो हाउसिंग है उसमें 0.5 स्क्वायर मीटर और ओपन स्पेस है वो 1 स्क्वायर मीटर। बड़े जानवर को 1.5 से 2 स्क्वायर मीटर होगा क्लोज हाउसिंग स्पेस, और जो ओपन स्पेस है वो हमारा इससे दुगना होगा, यानी कि 4 से 5 स्क्वायर मीटर। और हमें बाड़ों में ओवर क्राउडिंग नहीं करना है, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना है और मौसम के अनुरूप उनके लिए जो है जो जैसे कि कर्टेन डालना है या क्रॉस वेंटिलेशन रखना है या हवा का आवागमन रखना है, ये ध्यान रखना। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बातें ध्यान रखनी ही है, जिसके बारे में लगातार बता भी रहे हैं डॉक्टर रियाज, इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। और आनंद शर्मा है एक दर्शक जिन्होंने मेरठ से हमें कॉल किया है। स्वागत है आनंद जी कार्यक्रम में, बताइए क्या सवाल है आपका। हेलो जी, हमारा जो है तो मैं आनंद शर्मा हूँ, जो कि मेरठ से बोल रहा हूँ। सवाल बताएं। मैडम, ये हमारे एक कटिया है 3 साल की और वो गाभिन नहीं हो रही है, उसके लिए क्या करना चाहिए? जी डॉक्टर रियाज बता पाएंगे, गाभिन नहीं हो रही है। हाँ, 3 साल की कटिया जो ये बता रहे हैं गाभिन नहीं हो रही है। सबसे पहली बात तो ये है कि वो प्रॉपर हीट में कब आती है उसकी आपको जानकारी होना चाहिए, और कब उसकी, अगर आप आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करा रहे हैं तो वो टाइम कब होना चाहिए, नेचुरल सर्विस करा रहे हैं तो वो कब होना चाहिए, उस पर मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। जब आपकी कटिया हीट में आएगी तो वो पीछे से जो योनि मार्ग है वहां से एक तरल पदार्थ जो है वो तार के रूप में निकलेगा, और कई बार वो रात में बोलती भी हैं। तो जब आपको ऐसा लक्षण दिखाई दे, इसका मतलब वो उस समय हीट में है। उसके 12 घंटे के बाद में आप उसका आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करा रहे हैं तो आप उसमें जो है वो सुई लगवाइए, और अगर नेचुरल सर्विस करवा रहे हैं तो फिर आप जो है उसको नेचुरल तरीके से सांड से बुल से जो है सर्विस करवाइए। तो जो समय है उसका विशेष ध्यान रखना है, और अगर नहीं रुकती है तो आप उसको डबल करा सकते हैं। 12 घंटे के बाद में आप एक बार करवाइए और फिर 12 घंटे के बाद एक बार दोबारा से रिपीट करवाएं। जी। तो उम्मीद है अगर उसमें कोई और बीमारी या प्रॉब्लम नहीं है तो वो जरूर जो है कंसेप्शन उसमें हो। जी बिल्कुल, और अगर उसके बाद भी कामयाबी ना मिले तो हो सकता है किसी तरह का संक्रमण हो, इसके लिए तो जांच कराना। अगर कुछ ऐसा है तो आप अपने नजदीकी जो पशु चिकित्सक हैं उनसे मिलें, संपर्क करें तो वो चेक करके बताएंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। एक दर्शक है संतोष है जिन्होंने बिहार के नालंदा से हमें कॉल किया है। संतोष जी स्वागत है हेलो किसान में, बताइए क्या सवाल है। हेलो मैम, ये मुझे ये पता करना था कि अगर मैं बकरी पालन में मांस की जगह दूध के लिए करना चाहूँ तो क्या मेरे जिले में उस नस्ल में कौन सी नस्ल सही रहेगी? और एक मेरे पास गाय है, वो क्या है कि बार बार अपना वो गर्भ गिरा देती है, 2 महीने के बाद फिर से हीट में आ जाती है। जी
ठीक है, दोनों सवाल हैं। तो पहले डॉक्टर रियाज मैं आपसे समझना चाहूँगी, जो गाय के बारे में इन्होंने सवाल किया है, क्या बताना चाहेंगे आप? हाँ, इनका सवाल जो है वो पूरा इन्होंने नहीं पूछा। इन्होंने कहा बार बार हीट में आ जाती है, तो नेचुरली वो हीट में तो बार बार आएंगी, लेकिन मेरे ख्याल से शायद ये कहना चाहते हैं कि ये गर्भपात हो जाता है। हाँ, उसकी सर्विस कराते हैं, लेकिन वो रुकती नहीं है, गर्भधारण नहीं कर पाती है और फिर से आ जाती है। तो इसका मतलब उसमें अगर एबॉर्शन हो रहा है, फिर से हीट में आ जा रही है, या वो रुक नहीं रही है, तो उसके लिए इनको एक बार नजदीकी जो चिकित्सक है उससे मिलना पड़ेगा। वो उसमें चेक करके देखेंगे क्या वजह है। इसके कई सारे कारण हो सकते हैं, और उसके बाद में अगर उसमें कोई संक्रमण है तो उसमें कुछ एंटीबायोटिक दवाएं उसमें इंजेक्शन से लगाई जाती हैं, और उसमें उसकी जो बच्चेदानी है उसमें दवाएं डाली जाती हैं। तो इस प्रकार से ये आपका सही हो सकता है। और संतोष जी का दूसरा सवाल था बकरी के बारे में। मनोज जी ये अपने क्षेत्र के लिए जानना चाहते हैं, नालंदा के हैं ये निवासी, बिहार के नालंदा से, और जानना चाहते हैं उनके क्षेत्र के लिए दूध की नस्ल अगर वो चूज करना चाहे, चुनाव करना चाहे, तो वो कौन सी नस्ल होगी बकरी की? देखिए, चूंकि जो हमारा जो इनका जो नालंदा बिहार में हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट है, और वहाँ पर जो बहुत एक अच्छी नस्ल है जो कि मांस उत्पादन के लिए है, ब्लैक बंगाल। लेकिन चूंकि इनका ये वहाँ पे दूध का प्रयोजन रखते हैं, तो जैसे जो बीटल नस्ल है वो अन्य नस्लों के अन्य जो दूध देने वाली नस्लें हैं, जैसे कि जालावादी, जमुनापारी, संगमनेरी, झकराना, तो बीटल और झकनारा नस्लें हैं, ये अपेक्षाकृत ज्यादा हार्डी हैं। तो मैं इनको ये सलाह दूंगा कि ये उन नस्लों के साथ जाएं। लेकिन साथ ही साथ मैं दो बातें और कहना चाहता हूं कि एक तो ये यंग एज का स्टॉक लें, क्योंकि जो यंग स्टॉक है वो बदलते मतलब एडवर्स क्लाइमेट में अपने आप को जल्दी एडेप्ट कर जाता है। और साथ ही साथ ये वहाँ पे उनके लिए बहुत ही कंफर्टेबल हाउसिंग और प्रॉपर फीडिंग की व्यवस्था रखें, जिससे कि उनका जो एडेप्टेशन प्रक्रिया है वो सुगम रूप से हो सके। तो वहाँ के लिए जो दो रिकमेंडेड ब्रीड्स हैं वो बीटल और झकराना है। जी, बीटल और झकराना ये दो अच्छी नस्लें हैं आपके क्षेत्र के अनुसार, संतोष जी। और एक और कॉलर है, फूल बदन यादव जी हैं, जिन्होंने मैं कॉल किया है। आइए बात करते हैं, उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं। जी बताइए फूल बदन जी, क्या सवाल है आपका? हेलो जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? फूल बदन जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? हेलो, चलिए शायद हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन कोई बात नहीं। आप हमें अगर टेलीविजन से भी सुन रहे हैं तो फिर से हमें कॉल लगाएं, ज़रूर आपके सवाल हम कार्यक्रम में शामिल करेंगे। डॉक्टर मनोज, जैसे बकरियों पर हमने देखा काफ़ी सारे सवाल आए हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो हमारे किसान व्यावसायिक रूप से इसका पालन करना चाहते हैं, तो उनके लिए बताएं कि उचित समय क्या होता है जब वो गर्भित कर सकते हैं बकरी को, और साथ ही उनके आकार या उनकी अवस्था को देखते हुए बाजार में ले जाने की क्या स्थिति रहती है, अगर वो मांस के मकसद से अगर बकरी पालन कर रहे हैं? देखिए, जो भी लोग जो बकरी व्यवसाय को व्यावसायिक तरीके से पालना चाहते हैं, तो सबसे पहले मैं उनको ये निवेदन करूंगा कि वो किसी सरकारी संस्थान से या हमारे संस्थान के द्वारा जो वैज्ञानिक विधि से या व्यावसायिक बकरी पालन है उसके ऊपर प्रशिक्षण लें, क्योंकि अगर जब उनकी स्किल हो जाती है तो उसका सीधा संबंध जो है उनके प्रॉफिट से होता है। एक बात। दूसरी बात यह है कि जहाँ पर जैसे कि उनको बकरियों को किस उम्र में उनको गर्भित कराना चाहिए, तो चूंकि हमारे देश में 3 आकार की बकरियां हैं, तो जो छोटे आकार की बकरियां हैं जैसे कि ब्लैक बंगाल, उसको जो है वो 7 से 8 माह की उम्र में, और उनका जो मिनिमम बॉडी वेट है वो भी तकरीबन 8-9 किलोग्राम हो। जो मध्यम आकार की नस्लें हैं जैसे कि बर्बरी, संगमनेरी, ओस्मानाबादी, इनको जो है 10 महीने की उम्र पे, और उस समय इनका वजन 15 से 16 किलोग्राम हो। और जो बड़े आकार की है जैसे बीटल, झकराना, जमुनापारी, सिरोही, इनका जब जो मिनिमम एज है वो 12 माह हो और इनका वजन जो है 20 किलोग्राम हो। दूसरा क्या है कि इनको बकरियों को अक्टूबर-नवंबर के महीने में और 15 अप्रैल से लेकर मई-जून के माह तक, इन माहों में विशेष रूप से उनको गाभिन करवाएं। ऐसा करने पर जो बच्चे हैं वो अक्टूबर, नवंबर और फरवरी, मार्च में पैदा होते हैं। ये बहुत
प्रकृति के रूप से कंड्यूसिव सीजन होता है। इस सीजन में जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें मृत्यु दर बहुत ही कम होती है। साथ ही साथ जो शरीर की बढ़वार दर है ना, ग्रोथ रेट है, फीड कन्वर्जन एफिशिएंसी है, जो दूध का उत्पादन है और दुग्ध काल है, सभी कुछ बहुत अधिक होता है। जी बिल्कुल, तो सही उचित समय का चुनाव करना बहुत जरूरी है, उसी के अनुसार ही आपको परिणाम भी मिलेंगे। हमारे साथ एक कॉलर है फोन लाइन पर, आइए बात कर लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, बिहार से कॉलर है। हेलो अमित जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी 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 बताइए, सवाल क्या है आपका? मेरा गाय को खोरहा हो गया, एफएमडी हो गया गाय को। जी 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 ठीक है, हमने आपका सवाल सुन लिया अमित जी। और कुछ पूछना चाहते हैं साथ में? फोन कट गया इनका। डॉक्टर रियाज क्या बताना चाहिए? हाँ देखिए, ये एफएमडी जो है, जैसे कि बदलते मौसम के बारे में अभी हम बात कर रहे थे, जो बीमारियां होती हैं, तो उसमें सबसे प्रमुखता से ये एक बीमारी है जो कि एक वायरस के कारण ये होती है, विषाणु जनित बीमारी है। और इसमें क्या है, पशु के पैरों पे छोटे छोटे एक तरीके के ब्लिस्टर बन जाते हैं और मुंह के अंदर भी वो छाले बन जाते हैं और बाद में फूटकर वो घाव की शक्ल ले लेते हैं। उसकी वजह से पशु को चलने में भी कष्ट होता है और वो जब चारा खाता है तो उसके मुंह में भी बहुत दर्द होता है, बहुत पीड़ा होती है जी। तो ना वो चारा खा पाता है ना चल पाता है। क्या करना चाहिए? बहुत कष्ट वाली प्रॉब्लम होती है। अब इनके पशु में हो गया, इनको करना क्या है, एक तो पोटेशियम परमैंगनेट का घोल बनाए, ये 1% घोल बनाए और उससे पैरों को उसके अच्छी तरीके से धोएं जी। और मुंह के घावों को भी उससे धो सकते हैं जी जी। और मुंह के अंदर एक बोरोग्लिसरीन जो है बनाएं, यानी कि ग्लिसरीन लेंगे और उसमें थोड़ा जो है बोरिक एसिड मिलाएंगे। 4 हिस्से ग्लिसरीन में 1 हिस्सा बोरिक एसिड मिला के घोल बना के रख लें, तो उसको मुंह के छालों पे लगाना है और पैरों पे KMNO4 से धो करके उस पे भी लगाएं, तो इनका ये ठीक हो जाएगा। बिल्कुल। चलिए, इसी के साथ ही हमारे लिए वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन अभी भी कार्यक्रम में समय है। अगर आपके सवाल हम तक नहीं पहुंच पाए हैं तो ज़रूर हमें कॉल करें। इस छोटे से ब्रेक के बाद आपके सवालों के जवाब ज़रूर देंगे, कहीं मत जाइएगा, बने रहे हेलो किसान के साथ। छोटा सा ब्रेक। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर BGS ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान। अब कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में हम पहुंच गए हैं, तो अगर आपके कोई सवाल है तो ज़रूर आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करें और अपने सवाल हम तक पहुंचाएं। समय वेस्ट ना करते हुए कॉलर हैं अजय सिंह, जिन्होंने हमें बिहार से कॉल किया है। आइए बात कर लेते हैं। अजय जी स्वागत है हेलो किसान में, सवाल बताएं। अजय जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? हेलो जी अजय जी स्वागत है हेलो किसान में, सवाल बताइए। जी सवाल बताएं।
सर हम बिहार से बोल रहे हैं। हाँ जी। बकरी पालन में सरकार की तरफ से क्या सहायता मिल सकता है मैम हमको? जी 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 अजय जी, बहुत सारे दर्शक यही सवाल पूछ रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, एक बार फिर से हम आपके लिए दोहरा देते हैं। मनोज जी, बकरी पालन करना चाहते हैं, सरकार की तरफ से किस तरह की सहायता? को बढ़ाने के लिए बहुत सारी जगह से उनको तकनीकी ज्ञान के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। साथ ही साथ जो है, अगर वो व्यक्तिगत तौर पर बकरी पालन करना चाहते हैं तो उसके लिए ऋण की भी व्यवस्था है। अगर वो जो है समूह बनाकर, है ना, अगर अपना फार्मर्स ग्रुप या जो एफपीओ वगैरह के साथ करना चाहते हैं तो उसमें जो नाबार्ड है वो भी व्यापक रूप से ऋण की देता और बड़ी तादाद में सब्सिडी देता है। और जैसा कि मैं बता चुका हूं और हमारे सहयोगी साथी भी बता चुके हैं कि इसके लिए आपको अपने जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर है, सीडीओ है, सीबीओ है, क्योंकि हर राज्य में अलग अलग जो ऋण वितरण योजनाएं हैं तो उनके क्या क्या जो योजनाएं चल रही हैं बकरी पालन को लेके, ये आपको वहीं से जानकारी मिलेगी और बैंक से आपको ऋण मिलेगा। जी बिल्कुल। और बात कर लेते हैं, हमारा जो आज का पहला विषय है, बदलते मौसम में किस तरह से पशु का रखरखाव करें। तो जैसा कि डॉक्टर रियाज आपने बहुत सारी बातें बताई कि कैसा उनका आवाज़ किस तरह का होना चाहिए, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि जब भी तापमान में बदलाव होता है और एक मौसम से दूसरे मौसम में जाते हैं तो कई तरह की बीमारियाँ भी पशुओं को घेर लेती हैं और ये हमारे साथ भी होता है। तो ऐसे में क्या खास बात है जिसका ध्यान रखना हमारे पशुपालकों के लिए महत्वपूर्ण रहता है? देखिए, इस शीत ऋतु जैसे आने वाली है, इसमें सबसे ज़्यादा जो जब पशु को ठंड लगती है तो श्वसन तंत्र जो है, सांस की जो बीमारियां हैं वो सबसे ज्यादा होती हैं। तो इसमें उनको कई बार जो है निमोनिया का खतरा रहता है। निमोनिया में उनके फेफड़ों में पानी हो जाएगा, सूजन हो जाएगी, उससे बुखार हो जाता है। तो एक निमोनिया का ध्यान रखना है। दूसरा, इसके अलावा डायरिया हो जाता है इनको कई बार ठंड लगने के कारण। जो है नवजात बछड़े और बछियां जो है उसमें तो बहुत ज्यादा रहता है, तो डायरिया में भी बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन होने की वजह से उसमें भी मौत हो जाती है कई बार। निमोनिया हो गया। इसके अलावा कटार हो जाती है, नज़ला हो जाता है इनको, नाक से पानी बहने लगता है। जी। तो ये, और एफएमडी तो हम पहले बात कर ही चुके हैं। तो ये सारी बीमारियां हैं जिनसे इनको बचना है। जी, एक कॉलर है बिहार से, कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर है। हेलो हेलो हेलो, बोलिए ना जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हमारा गाय जो है ना, जी पंडू जी बताइए। हमारा गाय जो है ना, हेलो जी, आप अपना सवाल पूरा करें। गाय है आपके पास, क्या समस्या है? गाय है ना जो तिले ढीला दस्त कर रही है। दस्त कर रही है, ठीक है। इनकी गाय को डायरिया लगा है। तो अब डायरिया के लिए क्या है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम है। आपने उसको ज़रूर कुछ ऐसा खिला दिया होगा। कई बार घर में बची हुई रोटियां और ये सब चीज़ खिला देते हैं, या हरा चारा बहुत ज़्यादा खिला देते हैं। तो हरा चारा बहुत ज़्यादा ना खिलाएं, उसके साथ में सूखा चारा भी खिलाएं। और बासी रोटियां, घर का बचा हुआ ये बासी अनाज जो है ये ना खिलाएं। अभी फ़िलहाल आपको उसमें डायरिया हो गया है, तो इसके लिए आप कई तरीके के बाज़ार में जो है डायरिया रोकने के लिए आयुर्वेदिक पाउडर आते हैं, आप जाके ले सकते हैं कोई सा भी, और वो खिलाएंगे तो उससे आराम हो जाएगा। यदि आराम ना हो तो फिर आप अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक से संपर्क करें, वो आपको। ठीक है, क्योंकि कार्यक्रम बिल्कुल अब समाप्त करने का समय हो गया, तो मैं अंत में मनोज जी बहुत कम शब्दों में आपसे जानना चाहूँगी कि आपने कई बार अभी हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब देते हुए कहा कि ट्रेनिंग ज़रूर ले लें। तो ये जो प्रशिक्षण है, इससे जो सर्टिफिकेट मिलता है, इसका क्या लाभ रहता है किसानों को? देखिए, एक तो इससे ऋण लेने में बहुत सुगमता मिलती है जी। और इस प्रशिक्षण में जैसा कि एक जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, जैसे कि आप जो है 10 बकरी, 50 बकरी, 100 या 500 बकरी के लिए जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, तो वो भी इस प्रशिक्षण का हिस्सा होती है जी। तो जब बैंक में जब ये जाते हैं तो वो जब इनके पास ये सर्टिफिकेट देखते हैं
तो वो इन्हें बहुत इनको मदद करती हैं, बहुत मदद करते हैं। जी। और साथ ही क्या है कि प्रशिक्षण से इन्हें इतना तकनीकी ज्ञान मिलता है कि जो लाभ का परसेंटेज है वो कई गुना बढ़ जाता है। जी बिल्कुल, तो यही हम अपने कार्यक्रम में लगातार अपने दर्शकों को बताते रहते हैं, ना सिर्फ हेलो किसान बल्कि अन्य कार्यक्रमों में भी बताते हैं कि जो भी आप चाहे पशुपालन, डेयरी लगाना चाहते हैं, बकरी पालन करना चाहते हैं, मुर्गी पालन करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप प्रशिक्षण लेते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं तो उसका बहुत लाभ होगा। आप नई तकनीक के बारे में जान सकेंगे और इससे लागत भी कम होगी और श्रम भी कम लगेगा और आपको जो लाभ है वो अधिक होगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मनोज जी हमसे बात करने के लिए और दर्शकों की कॉल्स का जवाब देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। डॉक्टर रियाज, आप भी स्टूडियो में आए और आपने भी बहुत सारी बातें हमारे दर्शकों को बताई और कैसे इस मौसम में उन्हें ध्यान रखना चाहिए अपने पशुओं का। मौसम बदल रहा है, उसी के अनुरूप बहुत सारी चीज़ें हमारे पशुपालकों को भी बदलनी चाहिए। बहुत विस्तार से और बहुत ही आसान शब्दों में आपने हमारे दर्शकों को समझाया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। इसी के साथ ही आज के हेलो किसान में फिलहाल इतना ही, लेकिन कल हमारा विषय क्या होगा आइए बताते हैं। जी हाँ, कल का हमारा विशेष अंक होगा महिला किसान दिवस पर और हम जानेंगे कि किस तरीके से कृषि के क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका लगातार बढ़ रही है और उनकी मौजूदगी मजबूत हो सके, वो आत्मनिर्भर हो सके, इसके लिए किन बातों का ध्यान रखा जा सकता है, कैसे हमारे महिलाएं और सशक्त हो सकती हैं, महिला किसानों को एक अलग पहचान मिल सकती है। और अगर आपके कोई सवाल है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, कोई सुझाव भी हम तक पहुँचा सकते हैं। हेलो किसान 2015@gmail.com ये हमारा ईमेल एड्रेस है। हेलो किसान 2015@gmail.com। अगर आप चाहें तो हमें आप फेसबुक के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। फेसबुक पर जाएं, सर्च में हेलो किसान टाइप करें, हमारा पेज खुल जाएगा। लाइक करें, फॉलो करें, वॉल पर या मैसेंजर के माध्यम से अपने सवाल हम तक पहुंचाएं। इससे आसान तरीका एक और बता देते हैं, हमारा टोल फ्री नंबर सोमवार से शनिवार सुबह 6 से रात 10 बजे तक ये आपके लिए उपलब्ध है। हमारा डीडी किसान कॉल सेंटर नंबर है जिस पर आप कॉल कर सकते हैं और अपने सवाल रिकॉर्ड करा सकते हैं। इसी के साथ ही यहाँ लेंगे आपसे इजाजत, लेकिन चलते चलते आपको बता दें कि आप ये हमारा कार्यक्रम डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। चाहे तो आप पुराने अंक भी वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। डीडी किसान का ये QR कोड है जिसे आप स्कैन करें और पहुँच जाए हमारे YouTube चैनल पर। इसी के साथ ही यहाँ लेंगे आपसे इजाजत, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत जो पैसे किसानों को दिए जाएंगे उसकी पाई पाई केंद्र में बैठी हुई मोदी सरकार की तरफ से दी जाएगी। अरे वाह, क्या आपको भी है पीएम किसान योजना के बारे में पूरी जानकारी? कहां और कैसे होगा रजिस्ट्रेशन? किससे करना होगा संपर्क? कौन कौन से लगाने होंगे डॉक्यूमेंट्स? पीएम किसान योजना की पूरी जानकारी देखिए सरकार आपके साथ में शनिवार 16 अक्टूबर शाम 5:30 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। मुर्गी पालकों को क्या रखनी होगी सावधानी? मानिए चिकित्सक की सलाह, ना करें मनमानी। कैसे होगा रानीखेत रोग से मुर्गियों का बचाव? पोल्ट्री फार्म का कैसा हो रख रखाव? देखिए मुर्गियों में रानीखेत रोग, लक्षण, बचाव और उपचार। इस रविवार अपना पशु चिकित्सक में शाम 6:30 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। नया जमाना, कुशल किसान, कृषि जगत की नई उड़ान, नवीनताएं, सूचनाएं, जानकारियां और विज्ञान, देश विदेश का ज्ञान समेत लेकर आए कृषि अपडेट। हर बुधवार शाम 4:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर।
बदलते भारत की शान।